Hello everyone, so this is Rakshita. So we are going to start from class 8, chapter 5 of science, that is coal and petroleum. So we are going to learn about that what is coal and what are its features and about the petroleum. So let's start. So first is we use various materials for our basic needs. Means हम बहुत सारे अलग अलग मटेरियल यूज़ करते हैं हमारी नीड्स फुलफिल करने के लिए. Some of them are found in nature and some have been found by human efforts. Means जो हम needs जो मटेरियल हम यूज़ करते हैं, ठीक है, वो कुछ कुछ हमें नेचर से मिलते हैं और कुछ कुछ ह्यूमन एफर्ट्स के थ्रू मिलते हैं. So if we talk about next is that is activity 5.1. So let's read this. Make a list of various materials used by us in daily life and classify them as natural and man-made. So here we have to specify here that we have to write the things that what is natural and what are man-made. Means natural which we get from nature and man-made which are made by human beings. Means which are made by the human efforts. So next is do this list include air, water, soil and minerals. क्या इस लिस्ट में air, water, mineral and soil आ सकते हैं? Since all these are obtained from nature, they are called natural resource. Of course, air, water, soil and mineral ये हमें कहाँ से मिलते हैं? Nature से. तो इन्हें हम क्या कहेंगे? Natural resource. Now, Bojo is thinking that can we use all our natural resource forever? क्या हम ये natural resource पूरी lifetime के लिए use कर सकते हैं? Let's see. Then कैन एयर वाटर एंड सॉइल भी एग्जॉस्टेड बाई ह्यूमन एक्टिविटीज़. अगर ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से अगर एयर वाटर और सॉइल एग्जॉस्ट हो गए, एग्जॉस्ट मीन्स अगर ये ख़त्म हो गए तो क्या होगा? यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट वाटर इन क्लास 7. आपने ऑलरेडी क्लास 7 में वाटर के बारे में पढ़ चुका है. इज़ वाटर लिमिटलेस रिसोर्स? क्या वाटर लिमिटलेस रिसोर्स है? मीन्स उसकी कोई लिमिट नहीं है. मीन्स वो बहुत ज़्यादा है, अनलिमिटेड है. ठीक है, क्या वाटर ऐसा रिसोर्स है? In the light of the availability of various resources in nature, natural resource can be broadly classified into two kinds. अगर हम देखा जाए अगर अलग अलग रिसोर्स जो हमें नेचर से मिलते हैं, नेचुरल रिसोर्स हैं, उनको हम टू काइंड्स में मीन्स टू टाइप्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं. टू टाइप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं. तो उसमें फर्स्ट आएगा इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स एंड सेकेंड है एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स. So inexhaustible natural resource क्या है? These resources are prepared in unlimited quantity in nature and are not likely to be exhausted by human activities. Example are sunlight and air. तो अभी यहाँ पे बताया गया कि इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स वो रिसोर्स हैं जो अनलिमिटेड है. मीन्स उनको कितना भी यूज़ करो ख़त्म नहीं होते हैं. ठीक है, ख़त्म नहीं होंगे ह्यूमन एक्टिविटीज चाहे कितना भी कर लो. मीन्स एग्जांपल है सनलाइट. सनलाइट हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ में कितना पॉल्यूशन कर ले, कितना कुछ कर लें, सनलाइट हमेशा ही रहेगी, वो ख़त्म नहीं होगी. और ना ही एयर. सो ये क्या इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स है. नेक्स्ट है हमारा एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स. ये क्या है? द अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेज इन नेचर इज़ लिमिटेड. मीन्स ये जो नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है, ये रिसोर्स जो होते हैं नेचर में क्या लिमिटेड है. हम लोग इसको मीन्स दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़. अगर ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ख़त्म भी हो सकते हैं. ठीक है. Then example of these resources are forest, wildlife, minerals, coal, petroleum, natural gas, etc. इसकी एग्जाम्पल क्या है? फॉरेस्ट. फॉरेस्ट का अगर हम पेड़ों को काटते जाए क्या फॉरेस्ट रहेगा? नहीं. वाइल्ड लाइफ, जानवरों को हम मारते जाए तो क्या वाइल्ड लाइफ रहेगी? नहीं. मिनरल्स, नो, इट का ये लिमिट मीन्स ये इसकी एक लिमिटेड है. ठीक है, ये इट इज़ प्रेजेंट इन अ लिमिटेड क्वान्टिटी. ठीक है, लाइक कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, एक्सेट्रा. So these are two type of natural resource. So let's move on to another one, that is activity 5.2. So it is a group activity. So take some containers. आपको कुछ containers लेने हैं. Fill them with popcorn, peanuts, roasted gram and toffees. तो आपको कुछ आप popcorn से fill कर सकते हो, कुछ peanut से, कुछ roasted gram and कुछ toffees से fill कर सकते हो. Divide student into group of 7 each. तो एक ग्रुप में कितने स्टूडेंट्स रहेंगे? 7. Then further divide each group into 3 subgroups containing 1, 2, 4 student. तभी आपको करना है जैसे एक ग्रुप में 7 लोग रहेंगे, बट अभी आपको और इसको डिवाइड करना है कि जो 7 लोग हैं उनको 3 के ग्रुप 3 या फिर 4 ऐसे ग्रुप में डिवाइड करना है, 1, 2 या 4 स्टूडेंट. देन लेबल देम एज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन रिस्पेक्टिवली. तो आप उनको कैसे मीन्स लेबल करेंगे? जैसे फर्स्ट जनरेशन है, सेकेंड जनरेशन है, देन दिस इज थर्ड, देन दिस इज 4, ऐसे ऐसे आपको उनको लेबल करते जाना है.
द नेक्स्ट इज दी सब ग्रुप्स रिप्रेजेंट द कंज्यूमर्स। ये सब ग्रुप हम लोगों ने क्यों बनाया, ताकि हम बता सकें कि कंज्यूमर्स हैं, ठीक है, ये चीज़, ये रिसोर्स कंज्यूम करते हैं। एज पॉपुलेशन इज ग्रोइंग, जैसे जैसे पॉपुलेशन जो है बढ़ती जा रही है, देन सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन हैव लार्जर नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। जैसे अभी फर्स्ट में चलो थोड़े कम है, सेकेंड में और बढ़ जाएंगे, मीन्स पॉपुलेशन बढ़ेगी तो जो कंज्यूमर जो खाने वाले हैं, ठीक है, वो भी बढ़ जाएंगे, थर्ड में और बढ़ जाएंगे, धीरे धीरे से बढ़ते जाएंगे। देन पुट वन फुल कंटेनर फॉर ईच ग्रुप ऑन ए टेबल। तो आप हर एक टेबल पे मीन्स एक पूरा कंटेनर रखो, ठीक है, एक ग्रुप के लिए। देन आस्क कंज्यूमर्स फॉर ऑफ द फर्स्ट जनरेशन फ्रॉम ईच ग्रुप टू कंज्यूम ईटेबल्स फ्रॉम द कंटेनर ऑफ द ग्रुप। तो जैसे जो एक ग्रुप है, जैसे जो फर्स्ट जनरेशन है तो कितना कंज्यूम करे, क्योंकि इसमें पॉपुलेशन हालांकि कम रहेगी सेकेंड या थर्ड के बजाय। Now ask the second generation consumers from each group to do the same. अभी आप second generation को बोलो कि ऐसा ही सेम करें. Then ask student to observe carefully the containers ask third generation from each group to consume it. तो आप ऐसा ही सेम करो. समथिंग लेफ्ट, अगर कुछ बच जाए, ठीक है, अगर उन कंटेनर्स में अगर कुछ भी बच जाए तो आप थर्ड जनरेशन को कहिए कि हर एक ग्रुप से कुछ ना कुछ कंज्यूम करें. Now finally observe whether all the consumers of the third generation got the eatables or not. अभी आपको देखना है कि थर्ड जनरेशन में जो भी मीन्स जो भी बचा कुचा खाना था, ठीक है, जो भी बचा हुआ जो रिसोर्स था, उन्होंने जब वो कंज्यूम किया तो क्या उन्हें ईटेबल्स मिला या नॉन ईटेबल्स, ठीक है, ईटेबल रहा या नहीं रहा. ऑल ऑब्जर्व इफ एनीथिंग इज स्टिल लेफ्ट इन एनी ऑफ द कंटेनर्स. आपको तो भी फिर भी ऑब्जर्व करना है कि कुछ मीन्स कोई भी कंटेनर्स में कुछ रह तो नहीं गया, ठीक है. Then this activity, so you can perform it in your class. So if we talk about next is, that is, assume that eatables in the container represent the total availability of an exhaustible natural resource like coal, petroleum और natural gas. मीन्स आपको ये assume करना है, ये imagine करना है कि जो eatables मीन्स जो कंटेनर में eatables जो चीज़ें रखी थी, eatables मीन्स जो चीज़ें हम कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है, तो जो eatables चीज़ें थी वो इन्हें मीन्स exhaustible natural resource थी क्या, जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, जैसे वो एग्जॉस्ट हो सकती है, मतलब ख़त्म हो सकती थी वो चीज़ें, लिमिटेड में थी, ठीक है, जैसे कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस. ईच ग्रुप में हैव अ डिफरेंट कंजम्पशन पैटर्न. हर एक ग्रुप का अलग अलग रहा, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट में पॉपुलेशन कम थी तो उसमें कम रहा होगा, ठीक है, उसका पैटर्न अलग रहा. सेकंड में थोड़ी सी और बढ़ गई तो उसका पैटर्न अलग रहा. तो ऐसे सबके जो पैटर्न थे वो अलग थे. आर द अर्लियर जनरेशन ऑफ एनी ग्रुप टू ग्रीडी, कि मीन्स जो पहले की जनरेशन थी क्या वो ज़्यादा ग्रीडी थी, क्या वो ज़्यादा लालची थी. It may be that the earlier generation and some groups were concerned about the coming generation and left something for them. मीन्स इट में भी शायद से हो सकते जो पहले के जनरेशन होगी, कुछ ग्रुप्स हो सकते हैं, मीन्स कुछ ग्रुप्स जो थे वो कंसर्न्ड थे, मीन्स वो दे आर इन टेंशन, ठीक है, मीन्स वो चिंता कर रहे थे कि जैसे अभी अगली जनरेशन आएगी तो उनके लिए हमें कुछ लेफ्ट छोड़ना चाहिए, ठीक है, वी शुड लेफ्ट समथिंग फॉर देम. Then next is, in this chapter we will learn about some exhaustible natural resources like coal, petroleum and natural gas. तो इस चैप्टर में हम कुछ एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स देखने वाले थे जो एक लिमिटेड क्वांटिटी में, जैसे कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस. These were formed from the dead remains of living organisms, fossils. So these are all known as fossil fuels. तो भी ये कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस किससे बने, ठीक है, ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो मर चुके हैं, ठीक है, मीन्स व्हेन दे डिकम्पोज, मीन्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो डेड रिमेन्स बचते हैं ना, ठीक है, जब वो डिकम्पोज होने लगते हैं, जब उनके डेड रिमेन्स बचते हैं तो उनसे बने, और उनको क्या बोलते हैं हम, डेड रिमेन्स को ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट वी कॉल्ड फॉसिल्स. तो इसलिए इन सबको हम क्या बोलेंगे, फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है, क्योंकि ये डेड रिमेन्स थे, ठीक है, और उन डेड रिमेन्स को हम फॉसिल बोलेंगे. अब ये इतने सारे जैसे कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस सिस्टम लोगों ने लगा दिया फॉसिल फ्यूल्स. द नेक्स्ट इज दैट, अब फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दैट व्हाट इज अबाउट कोल. सो फर्स्ट इज कोल. सो यू मे हैव, कोल मतलब आप सबको पता होगा, कोल मतलब होता है कोयला. यू मे हैव सीन कोल और हर्ड अबाउट इट. आपने कोल को देखा भी होगा और आपने इसके बारे में सुना भी होगा. इट इज़ एज हार्ड एज स्टोन एंड इज इन ब्लैक इन कलर. एकदम मीन्स पत्थर की तरह एकदम हार्ड रहता है और ब्लैक कलर का रहता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, सेम ऐसा कोल रहता है, ठीक है, एकदम हार्ड है एज अ स्टोन, ठीक है, एंड इट इज़ ब्लैक इन कलर. द नेक्स्ट इज कोल इज़ वन ऑफ द फ्यूल यूज टू कुक द फूड अर्लियर. कोल एक ऐसा फ्यूल है जो मीन्स पहले के टाइम में खाना बनाने में यूज़ आता था.
Earlier, it was used in railway engines to produce steam to run the engine. पहले कोल को क्या करते थे, पहले जब रेलवे इंजन्स थी उनको उनको चलाने के लिए मीन्स ये जो कोयला है इसको जलाया जाता था, तब जाके जो रेलवे इंजन्स थे ये चलते थे. इट इज़ ऑल्सो यूज इन थर्मल पावर प्लांट्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. इसे थर्मल पावर प्लांट में भी यूज़ किया जा सकता है ताकि सो दैट दे कैन जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी. कोल इज़ ऑल्सो यूज एज फ्यूल्स इन वेरियस इंडस्ट्रीज. कोल भी क्या है, बहुत ही मीन्स बहुत ज़्यादा वेरियस टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज में भी ये एक फ्यूल का काम करता है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कोल. एंड नेक्स्ट आई गोइंग टू स्टडी अबाउट द स्टोरी ऑफ कोल कि मीन्स कोल की जर्नी क्या थी, व्हाट इज़ द स्टोरी ऑफ दैट. सो पहेली वॉज थिंकिंग दैट वेयर डू वी गेट कोल फ्रॉम एंड हाउ इज़ इट फॉर्म्ड. अभी कोल हमें कहाँ से मिलता है और ये बनता कैसे. ओके, सो लेट्स आंसर दिस. सो yeah, about 300 million years ago the earth had dense forest in low-lying wetland areas. मतलब मीन्स 300 मिलियन साल पहले की बात है, जब अर्थ में मीन्स जंगल थे, बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट, बहुत ज़्यादा घने जंगल थे जो वेटलैंड एरियाज मीन्स लो लाइन नीचे एरियाज में थे. Then due to natural processes like flooding, these forests got buried under the soil. मीन्स कुछ जब नेचुरल फिनोमेना वी कैन से, अगर जब कुछ नेचुरल फिनोमेना हुई जैसे फ्लडिंग, जैसे बाढ़ आई, जब ये फॉरेस्ट जो थे तब ये सॉइल के अंदर दब गए थे. बरीड मतलब दबना, ठीक है, अंदर दब गए थे. एज मोर सॉइल डिपोजिटेड ओवर देम दे वर कॉम्प्रेस्ड. जैसे मीन्स सॉइल के मिट्टी के अंदर दब गए थे, जैसे और मिट्टी उसके ऊपर आती गई तब वो ज़्यादा एकदम कॉम्प्रेस्ड मीन्स बहुत ही ज़्यादा अंदर दब चुके थे. Then the temperature also rose as they sank deeper and deeper. जैसे वो जो फॉरेस्ट एकदम मिट्टी के अंदर जाता गया तब जो था टेम्परेचर बढ़ने लगा था, ठीक है. Under high pressure and high temperature dead plants got slowly converted to coal. जब मीन्स बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया था, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो गया था, तब जो डेड प्लांट जो थे वो धीरे धीरे मीन्स जो प्लांट एकदम मुरझा गए थे वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होने लगे थे, कोल में, ठीक है. दे कन्वर्टेड इनटू कोल. एज कोल कंटेन्स मेनली कार्बन, द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन. अभी जब ये कोल में क्या होता है, ज़्यादातर कार्बन रहता है, ठीक है, कोल में कार्बन रहता है. और जब ये धीरे धीरे जो डेड वेजिटेशन है मीन्स जो डेड प्लांट्स हैं उनका कोल में कन्वर्ट होना, ठीक है, वो जब कोल में कन्वर्ट होते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कार्बनाइजेशन. देन सिंस इट वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन. वैसे भी जो कार्बनाइजेशन था मीन्स जो कोल था वो किससे बना था, डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट मीन्स रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन. देन कोल इज ऑल्सो कॉल्ड अ फॉसिल फ्यूल. तो इसलिए कोल को क्या कहा गया, फॉसिल फ्यूल. अ कोल माइन इज शोन इन फिगर 5.2. सो 5.2 में आपको दिखाया गया यहाँ पे कोल माइन है. तो ऐसे मीन्स जो कोल को मीन्स विच इज़ डीप इनसाइड द अर्थ, तो उसके अंदर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है कोल को, ठीक है. Then when heated in air, coal burns and produces mainly carbon dioxide gas. जब कोल को मीन्स जलाते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है मीन्स CO2 जो गैस है वो रिलीज होते हैं टेम्परेचर मीन्स वेदर में, ठीक है, टेम्परेचर. देन coal is processed in industry to get some useful products such as coke, coal tar and coal gas. मीन्स अभी कोल कैसे प्रोड्यूस होता है इंडस्ट्रीज में, बहुत सारी यूजफुल प्रोडक्ट जैसे कोक, कोल तार एंड कोल गैस. जब इन तीनों को हम मिक्स करते हैं, ठीक है, जब इन तीनों को जब प्रोसेस किया जाता है तब जाके वी गॉट द कोल, ठीक है. ये इंडस्ट्रीज में बनाया जाता है मीन्स इट इज़ बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़. दिस इज़ ऑल अबाउट द कोल. सो नेक्स्ट इज कोक, ठीक है. ये किसकी प्रोसेस से बनता है, कोक, कोल तार एंड कोल गैस. सो लेट्स रीड अबाउट दीज. सो पहला है कोक, ठीक है. देन कोक क्या है, इट इज़ अ टफ पोरस एंड अ ब्लैक सब्सटेंस. ये बहुत ज़्यादा टफ है, एकदम हार्ड है. पोरस मीन्स अंदर से थोड़ा सा नरम, एकदम सॉफ्ट टाइप है, ठीक है. पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस, और एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस है. इट इज़ एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन. ये क्या है, जो कार्बन है उसको प्योर फॉर्म है, ठीक है. कार्बन में क्या है, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स रहते थे, बट ये क्या है, कार्बन जैसा ही बट इसका जो फॉर्म है एकदम प्योर है. कोक इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स. अभी कोक कैसे यूज़ होता है, मीन्स कोक ज़्यादातर जो स्टील इंडस्ट्री है, ठीक है, तो वहाँ पे स्टील को मैन्युफैक्चर करने में काम आते हैं. एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स, बहुत सारे मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने में भी कोक का क्या है, काम होता है. देन नेक्स्ट इज कोलतार.
coal tar, it is a black thick liquid with an unpleasant smell. तो ये क्या एक ब्लैक कलर की पतली सी, सॉरी पतली बोल रही हूँ, सॉरी, थिन इज मीन्स पतला एंड थिक इज मोटा, ठीक है. सो बहुत ज़्यादा इसकी मोटी लिक्विड है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो. इट इज़ इन ब्लैक कलर एंड इसकी जो लिक्विड है बहुत ज़्यादा थिक है और इसकी जो स्मेल है बहुत अनप्लीजेंट, मीन्स बहुत ख़राब स्मेल है, ठीक है. देन इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंस. अभी ये किसका मिक्सचर है, जो कोल तार है वो 200 सब्सटेंस को मिक्स करके बना है. देन प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम कोल तार इज यूज्ड एज स्टार्टिंग मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग वेरियस सब्सटेंसेस यूज्ड इन एवरीडे लाइफ एंड इन इंडस्ट्री लाइक सिंथेटिक डाइज, ड्रग्स, एक्सप्लोजिव परफ्यूम, प्लास्टिक पेंट्स, फोटोग्राफिक मटेरियल, रूफिंग मटेरियल एक्सेट्रा. अभी जो प्रोडक्ट है जो कोल तार को मीन्स कोल तार बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है. जैसे हम देखते हैं कि मैन्युफैक्चर से स्टार्ट होता है, हमारी मीन्स डे टू डे लाइफ में यूज़ होता है. अभी इंडस्ट्रीज़ में भी होता है क्या क्या बनाने, जैसे सिंथेटिक डाइज, ड्रग्स, एक्सप्लोजिव परफ्यूम्स, रूफिंग मटेरियल एंड ऑल दैट, ठीक है. तो इन चीज़ों में ये यूज़ होता है. Interestingly, naphthalene balls used to repel moths and other insects are also obtained from coal tar. मीन्स इसकी जो इंटरेस्टिंगली जो है वो क्या, जो नैप्थलीन बॉल्स, जैसे ये छोटी छोटी बॉल्स होती है, ठीक है. नैप्थलीन बॉल्स हम लोग इसको हिंदी में नैप्थलीन की गोलियाँ, ठीक है. तो ये यूजुअली क्या है, ज़्यादातर वाइट कलर की होती है. और जैसे कपूर की जो रहती है ना गोली वाइट कलर की, तो ऐसी, ठीक है, ये भी ऐसे ही रहती है, ठीक है. सो जो नैप्थलीन बॉल्स यूज टू रिपेल मॉथ्स एंड अदर इंसेक्ट, मीन्स रिपेल मतलब जैसे मॉथ और इंसेक्ट को भगाने के लिए, ठीक है. मॉथ्स क्या है, ये एक टाइप के इंसेक्ट है जिन्हें हम हिंदी में कीट बोलते हैं, ठीक है. जैसे एक बटरफ्लाई टाइप इंसेक्ट है. तो इनको भगाने के लिए हम नैप्थलीन बॉल्स यूज़ करते हैं. और वो किससे बनती है, वो हमें कोल तार से मिलती है. So next is these days bitumen, a petroleum product, is used in place of coal tar for metaling the roads. Means अभी के टाइम में जो एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, बिट्यूमिन, ठीक है, बिट्यूमिन. अभी कोल तार की जगह बिट्यूमिन यूज़ हो रहा है जब भी रोड्स पे मेटलिंग करते हैं, ठीक है. जब मीन्स जो जैसे पक्का रोड बनाते हैं, ठीक है, तो तब ये कोल तार की जगह बिट्यूमिन यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज कोल गैस, ठीक है. अभी कोल गैस क्या है, कोल गैस इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक. अब कोल गैस कब बनती है, ठीक है, जब कोल को हम कोक में, ठीक है, जब कोल को हम कोक में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, उस प्रोसेस के दौरान हमें कोल गैस मिलती है. देन इट इज यूज्ड एज फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्रीज सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट. अब ये कहाँ यूज़ होती है, ठीक है, ये एक फ्यूल की तरह यूज़ होती है. तो बहुत सारी इंडस्ट्री में क्या है, कोल गैस को एक फ्यूल की तरह यूज़ किया जाता है, ठीक है, जो कहाँ पे कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स के पास ही है. देन दिस इज कोल गैस वॉज यूज फॉर स्ट्रीट लाइटिंग for the first time in London in 1810 and in New York around 1820. Nowadays it is used as a source of heat rather than light. अभी कोल गैस क्या है, कोल गैस ज़्यादातर जैसे स्ट्रीट लाइटिंग, ठीक है. अभी पहले टाइम, फर्स्ट टाइम तो लंदन में हुआ था 1810 में और सेकंड टाइम न्यूयॉर्क में हुआ था 1820 में, ठीक है. तो कोल गैस का यूज़. देन अभी के टाइम में जैसे अभी सोर्स ऑफ हीट है, जैसे लाइट, जो स्ट्रीट लाइट रहती है, पहले ये नहीं था ना स्ट्रीट लाइट, तो स्टिक उसकी जगह कोल गैस यूज़ करते थे. देन इफ़ यू टॉक अबाउट नेक्स्ट, दैट इज़ पेट्रोलियम, ठीक है. तो ये हम लोगों ने पढ़ा पूरे कोक के बारे में, कोक के पार्ट्स लाइक कोक, कोल तार, कोल गैस, ठीक है. देन नेक्स्ट इज पेट्रोलियम. देन दिस इज द सेकेंड पिलर. देन पेट्रोलियम पता है हम सभी क्यों क्या होता है. देन you know that petrol is used as fuel in light automobiles such as motorcycle, scooters and cars. Heavy motor vehicles like trucks, tractor run on diesel. अभी हमें पता है जैसे ऑटोमोबाइल, जैसे मोटरसाइकिल, स्कूटर्स, कार, ये किस पे चलती है, पेट्रोल पे. और जो बहुत ज़्यादा हैवी मोटर व्हीकल्स हैं जैसे ट्रक्स, ट्रैक्टर, ठीक है, ये सब डीजल पे चलते हैं. देन पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ नेचुरल रिसोर्स कॉल्ड पेट्रोलियम. अब पेट्रोल और डीजल कहाँ से मिलते हैं, ये हमें एक नेचुरल रिसोर्स से मिलता है. नेचुरल रिसोर्स क्या है, वो है पेट्रोलियम. देन द वर्ड पेट्रोलियम इज डिराइव्ड फ्रॉम पेट्रा रॉक and oleum oil as it mined from between the rocks under earth as shown in figure 5.4. So ये वर्ड जो पेट्रोलियम है, ठीक है, वर्ड पेट्रोलियम किससे बना था, पेट्रा और ओलियम. पेट्रा मतलब रॉक और ओलियम मतलब ऑयल.
मीन्स ये एक रॉक से ऑब्टेन किया गया था, मीन्स जो अर्थ के अंदर जो रॉक्स है, ठीक है, उनके बीच में से ऑब्टेन किया गया था. देन डू यू नो हाउ पेट्रोलियम इज फॉर्म, क्या आप जानते हैं कि पेट्रोलियम बनता कैसे, ठीक है, कैसे ये फॉर्म होता है. देन पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सी. अभी पेट्रोलियम कहाँ से बनता था, उन ऑर्गेनिज्म से मिलता था जो सी में रहते हैं, ठीक है, जो सी मीन्स दोज आर एक्वेटिक एनिमल्स. As these organisms died, their bodies settle at the bottom of the sea and get covered with layers of sand and clay. Means ये water में रहते थे aquatic animals. Okay. Then जब ये मर जाते थे तो जो इनकी bodies रहती, जो dead bodies रहती थी, वो sea के नीचे ही रह जाती थी. Means at the bottom of the sea they settle down. और फिर means कुछ टाइम बाद ये इनके ऊपर भी लेयर आ जाती थी, sand या clay की लेयर, ठीक है, जो इनको कवर कर देती थी. Over million of years, absence of air, high temperature and high pressure transformed the dead organisms into petroleum and natural gas. Means जब ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स के बाद जब हवा के मीन्स ड्यूरिंग एयर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर जब ये बढ़ने लगा, ठीक है, तब मीन्स उनको नहीं मिला, ये एब्सेंस है, ठीक है, जब उनको एयर हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर ये सब नहीं मिला, जब ये डेड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में कन्वर्ट होने लगे, ठीक है. सो दिस इज द रीजन. Then look at figure 5.4. It shows the deposit of petroleum and natural gas. So आप फिगर 5.4 की तरफ देखो तो वो आप क्या बताते हैं, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस डिपॉजिट, कि कैसे वो डिपॉजिट हो गए, ठीक है. सो दिस इज द डायग्राम विच हाउ दे गेट डिपॉजिट, दिस इज टोल्ड हियर. देन नेक्स्ट you see that the layers containing petroleum, oil and gas is above that of the water. Means जब यहाँ पे देख रहे हो जो means पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के जो भी डिपॉजिट है, ठीक है, वो कहाँ है, वो वाटर के ऊपर है, जो ये गैस है, ठीक है, ये वाटर है, ठीक है, अभी इसके ऊपर ऑयल है, फिर उसके ऊपर गैस है, ठीक है. एंड दिस इज द रिजर्वियर रॉक, ये एक रॉक है, ठीक है, मैंने कहा था ना ये कहाँ मिलता है, बिटवीन द रॉक्स. देन नेक्स्ट हियर इज वाई इज इट सो, तो ऐसा क्यों है कि वाटर एकदम नीचे क्यों है. देन रिकॉल दैट ऑयल एंड गैस आर लाइटर देन वाटर, कि हम लोगों ने देखा था कि ऑयल और गैस क्या है, वाटर से लाइट है, ठीक है, वाटर से लाइट है. एंड डू नॉट मिक्स विद इट, और ना ऑयल और वाटर और ना ही वाटर और गैस, ये दोनों इसके साथ वाटर के साथ मिक्स नहीं होते हैं, ठीक है. देन द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑयल वेल वॉज ड्रिल्ड इन पेनिसिल्वेनिया यूएसए इन 1859. तो पहली ऑयल वेल, ठीक है, ऑयल वेल कहाँ पे ड्रिल की मीन्स कहाँ पे खोदी गई थी, वो है पेनिसिलिया यूएसए में एक जगह है 1859 में. 8 years later in 1867 ऑयल वॉज स्ट्रक एट माकुम इन असम. फिर 1867 मीन्स इसके 8 साल बाद, जब यूएसए में पाई गई थी उसके 8 साल बाद असम में भी ये ऑयल वेल मिली, ठीक है. देन इन इंडिया ऑयल इज फाउंड इन असम, गुजरात, मुंबई हाई एंड इन द रिवर बेसिन्स ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा. अभी इंडिया में ऑयल वेल कहाँ मिली, पहले तो असम में मिली थी, फिर गुजरात, फिर मुंबई, देन रिवर बेसिन्स ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा, तो यहाँ पे इंडिया में पाई गई. द नेक्स्ट इज रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम. मीन्स पेट्रोलियम को कैसे रिफाइन किया जाता है. पेट्रोलियम इज अ डार्क ऑयली लिक्विड. अभी ये किसी बहुत पेट्रोलियम डार्क कलर का होता है और ये लिक्विड की फॉर्म हो जाता है, ठीक है. एंड इट हैज़ एन अनप्लीजेंट ऑर्डर, जो इसकी स्मेल, ऑर्डर मीन्स स्मेल, इसकी बहुत ज़्यादा अनप्लीजेंट, बहुत ही ज़्यादा खराब गंदी स्मेल रहती है, ठीक है. एंड इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स सच एज पेट्रोलियम, गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन, वैक्स एक्सेट्रा. ये किसका मिक्सचर है, पेट्रोलियम किससे बना है, मीन्स जैसे पेट्रोलियम, गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, वैक्स एक्सेट्रा, इन सब की मिक्सचर से बना है, ठीक है. एंड द प्रोसेस ऑफ, if we move to next, the process of separating the various constituents means fraction of petroleum is known as refining. It is carried out in the petroleum refinery. अभी एक प्रोसेस है, अगर कोई भी अलग अलग जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, ठीक है, उनको अगर हम सेपरेट करेंगे, जैसे पेट्रोलियम है उसके अंदर जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स में जो भी पेट्रोलियम है, उसके अंदर जो भी फ्रैक्शन है, जो भी हम कह सकते हैं जो विच आर पार्टिकल्स, ठीक है, उसका जब हम सेपरेट करेंगे तो वो रिफाइनिंग होगी, ठीक है, वो रिफाइनिंग प्रोसेस है. तो जब उसे हम अभी इस प्रोसेस को हम कहाँ कैरिड आउट करते हैं, कहाँ प्रोसेस करते हैं हम इसको, पेट्रोलियम रिफाइनरी में. फिगर 5.5. सो दिस इज अ पेट्रोलियम रिफाइनरी, ठीक है, जहाँ पे आप इसे रिफाइन करोगे. देन नेक्स्ट इज
वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड द यूजेस आर गिवन इन टेबल 5.1। अब 5.1 टेबल में इसके अलग अलग जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो दी गए यहाँ पे। सो यहाँ पे देखा जाए तो पहला है कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम और इसके यूजेस। पहला है पेट्रोलियम ऑफ गैस एंड लिक्विड मीन्स एलपीजी, ठीक है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। सो ये फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्री, तो मीन्स घर में भी यूज़ होती है और इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होती है। और पेट्रोल कहाँ यूज़ होता है? मोटर फ्यूल्स, एविएशन फ्यूल, सॉल्वेंट ऑफ ड्राई क्लीनिंग, तो इन चीज़ों में ही ज़्यादातर यूज़ होता है। देन केरोसिन फ्यूल फॉर स्टोव्स मीन्स जो गैस स्टोव होता है वहाँ पे। लैम्प फॉर जेट क्राफ्ट, ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए यूज़ होता है। डीजल जैसे फ्यूल फॉर हैवी मोटर व्हीकल, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो हैवी मोटरसाइकिल्स जैसे ट्रक, ट्रैक्टर्स, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स, वहाँ पे ज़्यादा यूज़ होता है। और लुब्रिकेटिंग ऑयल, ये लुब्रिकेशन में, ठीक है, लुब्रिकेशन में यूज़ होता है। पैराफिन वैक्स, ये ऑइंटमेंट, कैंडल मीन्स कैंडल से जो वैक्स निकलता है वो, वैसलीन एक्सेट्रा। एंड बिटुमेन, ये मैंने बताया था एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है जो मीन्स जो किसके लिए यूज़ होता है? मेटलिंग ऑफ रोड्स मीन्स रोड को पक्का बनाने में। देन ये पेंट में भी यूज़ होता है एंड रोड सर्फेसिंग में भी। सो दीज आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेस। So let's read this box. That is many useful substances are obtained from petroleum and natural gas. Means बहुत सारी useful substances है जो हम पेट्रोलियम से मिले और नेचुरल गैस दोनों से मिले हैं। These are termed as petrochemicals. So इन्हें हम क्या बोलते हैं? पेट्रोकेमिकल्स। जो यूजफुल सब्सटेंस दोनों पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से मिले हैं उसे हम पेट्रोकेमिकल्स बोलते हैं। These are used in the manufacture of detergent, fibers, polyester, nylon, acrylic, etc., polythene and other man-made plastics. अभी ये जो पेट्रोकेमिकल्स है कहाँ पे यूज़ होते हैं? जो हम मीन्स डिटर्जेंट्स का मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिटर्जेंट्स, फाइबर्स में यूज़ होते हैं, जैसे यहाँ पे कुछ ये भी हैं, पॉलिस्टर, नाइलॉन और एक्रिलिक मीन्स ये सिंथेटिक फाइबर्स हैं। देन पॉलीथिन और भी प्लास्टिक्स में भी। Then hydrogen gas obtained from natural gas is used in the production of fertilizer, urea, ठीक है, खाद जिसे हम बोलते हैं। तो हाइड्रोजन गैस हमें कहाँ से मिलते हैं? हाइड्रोजन गैस हमें नेचुरल गैस से मिलती है और इसकी वजह से क्या होता है? फर्टिलाइजर का प्रोडक्शन। Then due to its great commercial importance, petroleum is also called black gold. जब इसकी जो पेट्रोलियम की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है तो पेट्रोलियम को हम क्या कहते हैं? ब्लैक गोल्ड, एक मीन्स काला सोना, ठीक है। इट इज़ व्हाट इज द नेम ऑफ पेट्रोलियम? दैट इज ब्लैक गोल्ड। सो इफ यू टॉक अबाउट नेक्स्ट, सो सेकंड पिलर इज ऑल्सो ओवर। सो थर्ड इज नेचुरल गैस. So natural gas is a very important fossil fuel because it is easy to transport through pipes. नेचुरल गैस एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है जो ट्रांसपोर्ट करने में बहुत ही ज़्यादा ईजी है। हम उसको ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं? थ्रू पाइप्स मीन्स पाइप के थ्रू, बिकॉज इट इज़ लिक्विड, ठीक है, तो उसे हम पाइप के थ्रू क्या है उसको भेज सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस मीन्स जैसे जो नेचुरल गैस जो रहती है, ठीक है, उसको हम अंडर हाई प्रेशर मीन्स जहाँ पे ज़्यादा प्रेशर जहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर रहता है वहाँ पे हम लोग उसको स्टोर करते हैं एज कम्पेयर टू CNG, ठीक है। CNG को होती है हाई टेम्परेचर में हम लोग स्टोर नहीं करते। CNG इज़ यूज्ड फॉर पावर जनरेशन। CNG सिर्फ मीन्स पावर जनरेशन में ही काम आती है। इट इज़ नाउ बीइंग यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल बिकॉज इट इज़ लेस पॉल्यूटिंग एंड इट इज़ अ क्लीनर फ्यूल। बस वो अभी एक फ्यूल की तरह काम करी क्योंकि वो व्हीकल्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करती है, जिसकी वजह से जो पॉल्यूशन है वो भी कम होता है और एक नेचुरल गैस एक क्लीनर फ्यूल है, ठीक है। Then the great advantage of CNG is that it can be used directly for burning in homes and factories where it can be supplied through pipes. अब इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है CNG का कि ये मीन्स ये अगर हमें घर में कचरा जलाना है, ठीक है, मीन्स घर के बाहर जो भी घर का कचरा है, ठीक है, जो भी गार्बेज है, वी हैव टू बर्न दैट। सो उसके बर्न करने में तो भी CNG मीन्स डायरेक्टली हम लोग उसको बर्न कर सकते हैं। फैक्ट्रीज़ में भी जब ऐसे पाइप के थ्रू सप्लाई किया जाता है। देन सच ए नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन एग्जिस्ट इन वडोदरा गुजरात। तो ये एक जो कनेक्शन है, ठीक है, पाइप्स का, तो वो सबसे मीन्स ज़्यादा अच्छा कनेक्शन का है वडोदरा गुजरात में, ठीक है। सम पार्ट्स ऑफ दिल्ली एंड अदर प्लेसेस, तो दिल्ली के कुछ पार्ट्स और दूसरी जगह।
Then next is natural gas is also used as a starting material for the manufacture of a number of chemicals and fertilizer. अब नेचुरल गैस कहाँ पे यूज़ होती है, जैसे अगर कोई भी मटेरियल ले लो, उसको हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे केमिकल और फर्टिलाइजर को वो हम लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी नेचुरल गैस क्या है, बहुत ज़्यादा उसका यूसेज रहता है. इंडिया इज़ अ वास्ट रिजर्व ऑफ नेचुरल गैस. तो इंडिया के पास बहुत ही वास्ट रिजर्व मीन्स बहुत ही ज़्यादा वास्ट, बहुत ही ज़्यादा बड़ी स्टोरेज है, वो भी नेचुरल गैस बहुत ज़्यादा हाई क्वांटिटी में स्टोर है. In our country, natural gas has been found in Tripura, Rajasthan, Maharashtra and in Krishna Godavari Delta. तो हमारी कंट्री में यहाँ इन जगह पे जो नेचुरल गैस फाउंड की गई, त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड कृष्णा गोदावरी डेल्टा. Then Bujo is thinking that can coal, petroleum and natural gas be prepared in the laboratory from dead organism? क्या कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस जो भी ये फॉसिल फ्यूल्स है, ठीक है, अभी ये डेड ऑर्गेनिज्म मतलब हम लोग इनको लेबोरेटरी में नहीं बना सकते, बना तो सकते हैं बट किससे बनाना चाहिए, डेड ऑर्गेनिज्म से बना सकते हैं कि नहीं, ठीक है. सो दिस इज बूजो थिंकिंग. नाउ पहेली सेइंग नो. व्हाई नो? देयर फॉर्मेशन इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस, क्योंकि उनका जो फॉर्मेशन होता है, क्योंकि जब डेड ऑर्गेनिज्म कितने उनको सालों लग जाते हैं, मिलियन साल लग जाते हैं, फिर जाके कोल में कन्वर्ट होते हैं, बिकॉज दिस फॉर्मेशन इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस, मतलब बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस है. एंड कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन कैन नॉट बी क्रिएटेड इन द लेबोरेटरी, और इनकी फॉर्मेशन हम लैब में बिल्कुल नहीं कर सकते क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा. देन नेक्स्ट इज सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड. तो कुछ जो नेचुरल रिसोर्सेज है क्या है, लिमिटेड है, ठीक है. कुछ जो नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड है, लाइक लेट्स सी that you have studied in the beginning of the chapter that some natural resources exhaustible like fossil fuels, forest, mineral etc. जब हम ये चैप्टर पढ़ रहे थे उसकी स्टार्टिंग हम लोगों ने एग्जॉस्टेबल और इनएग्जॉस्टेबल के बारे में पढ़ा था, जिसमें जो कुछ नेचुरल रिसोर्स थे एग्जॉस्टेबल थे, मतलब वो खत्म हो जाते थे, लिमिटेड क्वांटिटी में थे, जैसे फॉसिल फ्यूल, फॉरेस्ट, मिनरल, ठीक है, तो ये सब लिमिटेड क्वांटिटी में थे. देन यू नो दैट कोल एंड पेट्रोलियम आर फॉसिल फ्यूल्स. हमें पता है कोल एंड पेट्रोलियम क्या है, फॉसिल फ्यूल्स हैं. देन इट रिक्वायर द डेड ऑर्गेनिज्म मिलियन ऑफ ईयर्स टू गेट कन्वर्टेड इनटू दीज फ्यूल्स. अब हमें ये भी पता है कि इन और मीन्स जो डेड ऑर्गेनिज्म, इनको बहुत हज़ारों मिलियन सालों लग जाते हैं फ्यूल्स में कन्वर्ट होने के लिए. ऑन द अदर हैंड द नोन रिजर्व ऑफ दीज विल लास्ट ओनली अ फ्यू हंड्रेड ईयर्स. और ज़्यादातर जब इनकी स्टोरेज रहेगी, जो इसकी जो भी स्टोरेज रहेगी, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा 100 ईयर्स तक रहेगी. मोर एवर बर्निंग ऑफ दीज फ्यूल्स इज अ मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन. मीन्स जब हम इतने सारे जब फ्यूल्स को जलाते हैं तब इसकी वजह से एयर पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है. देन देयर यूज इज ऑल्सो लिंक्ड टू ग्लोबल वार्मिंग. अभी इनका जब पॉल्यूशन जब ज़्यादा रहेगा तब इसकी वजह से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, इट विल लीड टू ग्लोबल वार्मिंग. इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी दैट वी यूज़ दीज फ्यूल्स ओनली व्हेन एब्सोल्युटली नेसेसरी. और ये इंपॉर्टेंट है कि हम इन फ्यूल्स का तभी यूज़ करें जब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो. This will result in better environment, smaller risk of global warming and the availability for a longer period of time. तो इसकी वजह से क्या रिजल्ट मिलेगा, एक अच्छा इन्वायरमेंट, और ग्लोबल वार्मिंग का जो रिस्क रहेगा, मीन्स जो रिस्क रहेगा वो कम रहेगा, और हम इन फॉसिल फ्यूल्स को ज़्यादा टाइम तक यूज़ करके रख सकते हैं. In India, the Petroleum Conservation Research Association, PCRA means Petroleum Conservation Research Association. So this is a type of association which advises people how to save petrol, diesel while driving. These tips, their tips are. तो यहाँ पे PCRA जो एसोसिएशन है, ये हम एडवाइस करते हैं कि कैसे हम पेट्रोल और डीजल को सेव कर सकते हैं वाइल ड्राइविंग. तो यहाँ पे कुछ टिप्स दी गई हैं. तो पहली है ड्राइव एट अ कॉन्स्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल. जितनी दूर जा सको, मीन्स जितनी हद तक हो सके, ठीक है, उतनी हद तक आप एक कांस्टेंट स्पीड में, ठीक है, एक स्थिर स्पीड में आप जो भी ड्राइव कीजिए. स्विच ऑफ द इंजन्स एट ट्रैफिक लाइट और एट अ प्लेस वे यू हैव टू वेट. जहाँ पे आपको वेट करना हो, जैसे जब ट्रैफिक सिग्नल्स रहते हैं तब आप इंजन को ऑफ कर दीजिए. इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर. आपको ध्यान रखना है कि जो आपका जो टायर है उसका जो प्रेशर है वो मीन्स वो करेक्ट है, ठीक है. देन इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल. तो रेगुलर मेंटेनेंस व्हीकल का होना चाहिए. So these are some tips. So we have completed this chapter. I hope you understood this. So thank you so much for watching this video. Bye guys.